Hello children, good morning. I'm going to teach you for second part of 14th chapter. In this part you will learn about the reorganization of state in India, challenge of economic development and foreign policy of India. Let's start. फर्स्टली मैं आपको ये इस पिक्चर के बारे में बताऊंगी. द पिक्चर शोज जवाहरलाल नेहरू डिलीवरिंग हिज फेमस स्पीच ऑन द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 एट पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली. 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट हाउस में फेमस स्पीच दिया था जिसका टाइटल था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी. Before independence, the Congress leader had assured the various linguistic group of India that each of them would have their own state. आज़ादी से पहले कांग्रेस के लीडर ये एश्योर थे कि जब देश आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर सभी स्टेट बनेंगे. बट आफ्टर द ब्लड शेड ऑफ पार्टीशन द लीडर वर रिलक्टेंट टू डिवाइड इंडिया इनटू लिंग्विस्टिक लाइन. लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो उसमें खून खराबे को देखते हुए ये लीडर की जो थे कांग्रेस के, इनकी इच्छा नहीं हुई कि अब भाषा के आधार पर देश का बंटवारा हो. Both Jawaharlal Nehru and Vallabhbhai Patel were opposed to creating state on the basis of language for fear of disrupting the unity of the newly formed nation. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्राइम मिनिस्टर थे, वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर थे, ये दोनों ही विरोध कर रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है वो स्टेट का गठन नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा नया नया देश बना है, इससे हमारे देश की यूनिटी में खतरा हो सकता है. However, several districts of South India began to strongly press for states according to the language spoken there. लेकिन साउथ इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कि भाषा के आधार पर चाहते थे कि स्टेट का गठन हो. तो इस तरह से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर गठित होने वाला फर्स्ट स्टेट था और तेलुगु इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी. Finally, the government of India gave to a state reorganization commission was set up in 1956. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन 1956 में किया. क्यों किया? ताकि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का गठन हो सके. Based on the recommendation of the commission, the Bombay province was divided into Gujarat and Maharashtra for Gujarati and Marathi spoken respectively. इस तरह से इस कमीशन ने बॉम्बे प्रोविंस को डिवाइड किया गुजरात और महाराष्ट्र दो स्टेट में. तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को इनका गठन हुआ. 1 मई के दिन हम सिर्फ मजदूर दिवस नहीं सेलिब्रेट करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट करता है. पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब जो था उसको दो हिस्सों में बांटा गया, पंजाब और हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को. बंगाल प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. बंगाल प्रोविंस को भी 3 हिस्सों में बांटा गया और मद्रास प्रोविंस को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट, इन सभी स्टेट का जब फॉर्मेशन हो गया तो 22 रीजनल लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल स्टेटस इनको मिला. India's economy was plagued by poverty, unemployment and industrial stagnation. भारत की जो आज़ादी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय यहाँ काफ़ी गरीबी थी, बेरोज़गारी थी और जो इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो भी काफ़ी स्लो था. One of the main concern of the post-independent government was to revive the country economic and initiate it on the path of industrial development. आज़ाद भारत के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने जो है इंडियन इकोनॉमी को सही करने के लिए जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया. विद दिस गोल इन माइंड जवाहरलाल नेहरू सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात को दिमाग में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया. इस प्लानिंग कमीशन का क्या मकसद था? वुड प्लान टू अप्रोच द प्रमोटिंग द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज. प्लानिंग कमीशन का मेन मकसद था जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, संसाधन है भारत में, उन सभी का सही ढंग से यूटिलाइजेशन किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए. The Planning Commission formulated the 5-year plan to ensure development of the various sectors such as the industry, agriculture, transport, communication and irrigation. प्लानिंग कमीशन ने फाउंडेड किया, 5-year प्लान बनाया ताकि जितने भी सेक्टर हैं उनका डेवलपमेंट सही ढंग से हो सके, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, मतलब कोई भी सेक्टर हो, तो उसके लिए 5-year प्लान बनाए गए.
नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। India's foreign policy was shaped by international development after the Second World War। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शेप लेने लग गई। पंचशील बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। जवाहरलाल नेहरू ने इस सिद्धांत को बनाया था। जवाहरलाल नेहरू हु रिगार्डेड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं। एंड फॉर्मुलेटेड द पंचशील, यानी मीनिंग है इसका 5 प्रिंसिपल, यानी 5 सिद्धांत बनाए विदेश नीति के लिए उन्होंने। द प्रिंसिपल यानी पंचशील जो था, डिस्कस एट द बांगटुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया इन 1955। बांगडुंग कॉन्फ्रेंस जो है इंडोनेशिया में 1955 में हुआ, वहीं पर यह डिस्कस किया गया पंचशील को। और सबसे पहले जो है इसको साइन किसके साथ किया गया, चाइना इन 1954 में। तो इसके जो 5 सिद्धांत हैं पंचशील के वो कौन कौन से हैं, रिस्पेक्ट ईच अदर, टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, फिर नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करना, पीसफुल को एक्सिस्टेंस, फिर है इंश्योरिंग द मैक्सिमम हार्मोनियस एंड कॉर्डियल रिलेशन, किसी भी जो अपने पड़ोसी देश है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखना, फिर इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, समानता और उसके साथ काफ़ी कोऑपरेशन रखना फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी गुट निरपेक्षता की नीति। When India gained independence, the two global superpower were the USA and USSR। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पूरी दुनिया में 2 ही सुपर पावर देश थे, एक था यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दूसरा था यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन either ऑफ द पावर ब्लॉक। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी पावर को ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी हमारी पॉलिसी होगी हम किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे। दिस पॉलिसी नोन एज द नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति, यानी किसी गुट के साथ नहीं रहेंगे। द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इस तरह से ये नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मेन पिलर था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज रिलेशन विथ इट्स नेबर, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है। इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इट्स नेबर, आज़ाद भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। फिर इसके बाद है इट्स शेयर अ लार्जली फ्रेंडशिप रिलेशन मोस्ट ऑफ इट्स नेबर, अधिकतर अपने पड़ोसी देश के साथ मित्रिक संबंध है। इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना बीन स्टॉर्मी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के साथ संबंध थोड़े से खराब हैं। सिंस पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट 3 वॉर ओवर द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के साथ अब तक इंडिया 3 लड़ाइयाँ लड़ चुका है। फर्स्ट जो है 1947 में, जबकि तुरंत देश आज़ाद हुआ था। मैं प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को बता चुकी हूँ, देश जब भी आज़ाद हुआ तभी कश्मीर पर कुछ पठान ट्राइब्स ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, तो उसी समय जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको अभी भी बोलते हैं पीओके। सेकंड जो है वॉर जम्मू कश्मीर को लेके लड़ा गया वो था 1965 में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर, उस समय देश में अनाज की काफ़ी कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाखों लोगों से यह अपील किया कि सभी जो है हफ्ते में एक दिन व्रत रखें, और वो खुद भी मंडे का व्रत रखने लगे थे। तो इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। थर्ड जो लड़ाई जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ी गई वो थी 1999 में। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस वॉर को बोला जाता है कारगिल वॉर, और इस समय जो हमारी मिलिट्री थी उसने चलाया था ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ एक और भी लड़ाई हुई जो कि 1971 में, जिसमें कि बांग्लादेश बना। इंडिया एंड चाइना फॉट अ वॉर इन 1962, इंडिया और चाइना के बीच में भी युद्ध हुआ 1962 में। ऑल 3 नेशन आर ट्राइंग टू सेटल देयर डिफरेंसेस पीसफुली थ्रू अ डिस्कशन, जो तीनों नेशन जिनका आपस में पट नहीं रहा है, ये तीनों चाहते हैं कि किसी भी मैटर को बहुत ही पीसफुली डिस्कस करके सुलझाया जा सके। श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल शेयर पास्ट विद इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान तीनों ऐसे देश हैं जो इंडिया के साथ अपना पास्ट शेयर करते हैं हजारों सालों से। इंडिया हेल्प नेपाल एंड भूटान बिल्ड ब्रिज एंड डैम, इंडिया जो है नेपाल में और भूटान में ब्रिज और डैम बनाने में हेल्प करता है। इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं।
चाइना इज़ वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना भी इंडिया का एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, पर इस समय तो चाइना के साथ हमारे संबंध काफ़ी ख़राब हैं और चाइना के साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी ख़त्म है। It it's been more than 70 years since India became free. देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया है। Since independent India has shown a remarkable progress in the various sector. इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर में बहुत डेवलप किया है। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च बाई द इंडियन गवर्नमेंट। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि 1965 तक देश में अनाज की बहुत कमी थी, तो उसी कमी को दूर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इंडिया बिकेम अब सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। आज भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में किसी पर आश्रित नहीं है। India also showed impressive growth in the industrial sector. Several basic and heavy industry were set up in the at the manufacture. इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री अब डेवलप हो गई है, बहुत सारे, चाहे वो हेवी हो स्मॉल इंडस्ट्री हो, मतलब सारा प्रोडक्शन हम इंडिया में खुद कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हो, फर्टाइल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, केमिकल ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कार्स, रेलवे, कोई भी इंडस्ट्री हो, शिप की इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिकल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये सारी इंडस्ट्री में अब हम अपने आत्मनिर्भर हैं, किसी देश से हमें डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया ऑल्सो कंटिन्यू टू फेस अ सेवरल चैलेंज। इतना डेवलपमेंट हो जाने के बाद, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाने के बाद, इंडिया में बहुत सारे चैलेंज हैं। सम ऑफ देम आर द ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरी है गरीबी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली गरीबी बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या से ही है बेरोजगारी का भी संबंध। द प्रॉब्लम ऑफ द कास्टिज्म, सब और जातिवाद की समस्या, वॉयलेंस, अहिंसा जो हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल एंड वुमेंस, महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है और अनटचेबल के खिलाफ आज भी समाज में वर्तमान समय में भी विद्यमान है। are also discard between the various religious community poses a grave threat to the secular idea of the Indian Constitution. Indian Constitution का जो secular idea है वो भी कभी कभी जो है खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी जब रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में अगर झगड़ा हो तो these problem endanger द आइडियल ऑफ इक्वलिटी एज द एनस्टाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी जो समस्याएं हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा बन सकती हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा नहीं सकती हैं। हाउएवर डिस्पाइट दिस चैलेंज, इतने सारे जो है प्रॉब्लम होने के बाद भी, चैलेंज होने के बाद भी, इंडिया हैज मेड अ प्राउड प्लेस फॉर इटसेल्फ। इंडिया के ऊपर गर्व किया जा सकता है, अपने देश के ऊपर हम गर्व कर सकते हैं कि वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री है ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाघा सेरेमनी है, बाघा बॉर्डर का है ये। अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। डेली रिचुअल्स हैज़ बीन फॉलोड सिंस 1959। 1959 से दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो इस बाघा बॉर्डर पर अपने अपने रिचुअल्स करती हैं। इट इन्वॉल्व द सेरेमोनियल लोअरिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय बोथ। दोनों देश जो है अपने अपने झंडे को लेकर के अपना रिचुअल्स करते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की तरफ से बीएसएफ के लोग और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स। दिस रिचुअल इज़ कंसिडर्ड बाय द मेनी एज अ सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी इवन। ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं और फिर ये हमारी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।